दोस्तों नमस्कार। फटाफट आ जाइए, रात के 9 बज गए हैं और हम भी आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट 3 का वीडियो लेकर के हाजिर हो गए हैं। इन सभी स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिन उनके लिए केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम में आते हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों फटाफट आप रेडी हो जाइए इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमें एक कमेंट्स जरूर लिखिए। और हमारे इस वीडियो का 200 लाइक का टारगेट है, तो आप 200 लाइक के इस टारगेट को फटाफट पूरा करिए ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और धमाकेदार तरीके से वीडियो से लेकर के आ सकें। तो देखिए आ जाइए बात करते हैं तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण की। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण। तो जो तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण किया जाता है, तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक है। जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं उन सभी को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और परमाणु क्रमांक का जो आधार होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा उससे हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो भी हमें ब्लॉक मिलता है उसी ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम उस तत्व को उसी ब्लॉक में रख देते हैं। तत्वों को 4 प्रकार के ब्लॉकों में रखा गया है। पहला आपका S आता है, दूसरा P होता है, तीसरा D होता है और चौथा F होता है। मतलब SPDF ये आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं जिनमें हम तत्वों को रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसमें जो P ब्लॉक है और जो D ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक P ब्लॉक के एलिमेंट और D ब्लॉक के एलिमेंट ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपसे P ब्लॉक पूछा जाएगा या फिर D ब्लॉक पूछा जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका होता है। आपसे कहेगा कि P ब्लॉक के तत्व को आप लिखिए, उसके गुण लिखिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या फिर आपसे कहेगा D ब्लॉक के तत्वों को आप लिखिए, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, उसके गुण लिखिए। तो आपसे या तो P ब्लॉक पूछेगा या तो D ब्लॉक। निश्चित रूप से हर बार पूछता है, इस बार भी 90% चांसेस हैं कि इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखना है और P ब्लॉक के तत्वों को अच्छे से समझना है। देखिए P ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर P ब्लॉक में जाता है तो ये सारे तत्व किस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे? P ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे आप किसी भी तत्व का मान लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p1 में गया है, तो P ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए किस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा? P ब्लॉक का तत्व। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके किसी भी तत्व को बता सकते हैं कि वो किस ब्लॉक का तत्व है। जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 या NP126। ठीक है, यही आपका होता है P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इनकी स्थिति जो होती है वो है 3A 4A 5A 8A और 0। इन्हीं समूहों में P ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं उन सभी को रखा गया है। आप यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से निर्धारित करना चाहेंगे किसी भी तत्व को, तो आप कोई भी तत्व ले लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करिए। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2 और NP126 में जाता है तो वह तत्व आपका P ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। आप इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आपकी P ब्लॉक के तत्वों की। अब P ब्लॉक के तत्वों के जो भी गुण होते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये आप अपनी बुक से देख लीजिए या फिर आप इसे गूगल से देख लीजिए, आप उसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। इस P ब्लॉक वाले तत्व में समझाने वाली बात केवल इतनी ही थी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण हम कैसे करेंगे। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अगला आता है D ब्लॉक के तत्व। देखिए या तो P ब्लॉक या तो D ब्लॉक आपसे 3 नंबर में निश्चित रूप से पूछता है, तो इसलिए आप P भी देख लीजिए और D भी देख लीजिए। तो D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं
बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता था तो वो पी ब्लॉक का तत्व होता था, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा तो वो आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। और इन ब्लॉकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि n-1s2, n-1p6, n-1d 1 to 10 होता है। ये तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यह आपको ध्यान देना है कि कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव रूप में 1 नंबर में पूछता है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो आपका संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को आपको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यह आपको ध्यान देना है कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में इनका जो स्थान होता है वो 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 1b और 2b और इन्हीं में व्यवस्थित होता है जितने भी आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका जो लास्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके इलेक्ट्रॉन n-1s2, n-1p6, n-1d 1 to 10 में जाता है। तो इस प्रकार से इनके हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि वो पी ब्लॉक का तत्व है या डी ब्लॉक का तत्व है या एफ ब्लॉक का तत्व है या फिर एस ब्लॉक का तत्व है। तो इस प्रकार से आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर एक चीज यह देखते हैं कि संयोजकता क्या होती है, बैलेंसी क्या होती है। किसी भी तत्व का किसी दूसरे तत्व से जुड़ने की क्षमता ही आपका संयोजकता कहलाती है। ध्यान दीजिए फिर से कि किसी भी तत्व का किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता या संयोग करने की क्षमता आपका संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब संयोजकता का बात आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तो एक चीज यहाँ पर यह आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि आधुनिक जो मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग जिसको पढ़ते हैं उसमें जितने भी आधार हैं वो या तो परमाणु क्रमांक है या तो इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम पूरी की पूरी मॉडर्न केमिस्ट्री देखते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होगा वो तत्वों के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। अब ये कैसे डिपेंड करेगा इसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो जो अकार्बनिक यौगिकों का संयोजकता था इसको कौशल साहब ने, और कार्बनिक तत्वों की जो संयोजकता थी उसे लुईस साहब ने प्रदर्शित किया। और इसमें कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से कितना संयोजन करेगा इसका निर्धारण आपका अष्टक सिद्धांत से होता है। मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है और ग्लास में आपका फुल पानी भरा है और एक दूसरा ग्लास है जिसमें आपका आधा पानी भरा है। तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फुल ग्लास है इसमें आपको और अधिक पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अपना सेटिस्फाई है, इसको और कहीं से पानी लेने की ना किसी को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो यह हाफ ग्लास है इसको पानी की ज़रूरत है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसको या तो जिस ग्लास को या तो उसको भी आधे पानी की ज़रूरत होगी, या फिर ऐसे किसी तालाब के पास जाएगा जो किसी को पानी देना चाहता हो, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों मिल करके एक किसी तीसरे ग्लास को पूरा का पूरा भर दें। यही 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो जो संयोजकता का अष्टक सिद्धांत कहता है उसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं, वो स्टेब्लिश होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई भी आपका एलिमेंट है, ये आपका कोई एलिमेंट है, अगर इसके बाह्यतम कोश में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये पूरी तरह से संतुष्ट रहेगा, ये पूरी तरह से अस्थायी रहेगा, ये किसी भी अन्य तत्व से रासायनिक संयोग नहीं करना चाहता है। ठीक है, अगर फिर इसका दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लीजिए ये कोई तत्व है इसके बाह्य कोश में आपका 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्षमता रखता है। मतलब बंधन केवल उन्हीं तत्वों के बीच बनता है जिनके बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो भी तत्व होंगे जिनके बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसी दूसरे तत्व के साथ रासायनिक संयोग करके अपने बाह्य कोश की संरचना को अपने निकटतम अक्रिय गैस की
अस्थाई अष्टक संरचना बनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन इसमें एक आपका अपवाद है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लेता है तो दोनों साझेदारी करके 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं और ये दोनों H2 स्टेब्लिश हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। लेकिन आपका अष्टक सिद्धांत क्या कहता है कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी अस्थायी होगा। लेकिन हाइड्रोजन इसका आपका अपवाद है। हाइड्रोजन का निकटतम अक्रिय गैस हीलियम है, तो हाइड्रोजन हीलियम की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेता है, इसलिए H2 जो होता है वो आपका स्थिर हो जाता है। देखें, अब एक चीज यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि ये भी है और ये भी है, 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए A और B। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप करना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप किस प्रकार से करेंगे, इसका निर्धारण कैसे हो कि ये दोनों कैसे जुड़ जाएं। इनके पास मान लीजिए एक तरह से, अभी मान लीजिए इनके पास 50 रुपए है और इनके पास 100 रुपए है। ये दोनों किसी एक बिजनेस में ये अपना 50 रुपए, ये अपना 100 रुपए लगाना चाहते हैं, तो किस हिसाब से लगाएं, किस नियम से लगाएं, यही सब आपका किस में आता है, बंधन में आता है, संयोजक बंध बनता है। कोई भी तत्व होंगे, वो तत्व जिस भी प्रक्रिया से एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे और दोनों अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे या फिर अस्थाई अपने निकटतम अक्रिय गैस की अस्थाई अष्टक संरचना को प्राप्त करेंगे, इसी सब का निर्धारण आपका संयोजक बंध से होता है। तो संयोजक बंध आपका फिर आगे महत्वपूर्ण होता है। संयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसह संयोजक बंध। तो ये तीनों बंध इंपॉर्टेंट है। इसी पर रिलेटेड आपका एक आध ऐसे थ्योरी के रूप में पूछ सकता है कि आप इसका संयोजक बंध बनाइए। तो आपको अगर यह देखना है तो आप रात के 9 बजने का इंतजार करिए और केमिस्ट्री के हमारे चौथे पार्ट के वीडियो का इंतजार करिए। हम अपने चौथे पार्ट के वीडियो में इसे लेकर के जरूर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट से जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।